मेरे प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब रुपए का अवमूल्यन होता है या उसमें कोई अधिमूल्यन होता है तो हम चिंतित हो उठते हैं कि उसमें अधिमूल्यन है वो क्यों हुआ, उसमें जो अवमूल्यन है वो क्यों हुआ। तो ये स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम जनरली ये कह के चलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। तो ये स्थिति है वर्तमान में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का रूप लेती है, तो उसको डिस्कस करना कि जो वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो एप्रिसिएशन है या उसकी डेप्रिसिएशन है तो वो किस प्रकार चलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। जनरली हम मान के चलते हैं कि अगर $1 80 का है तो क्या स्थिति है, अगर वो $90 का हो जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। तो इसमें जो अंतर समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो रुपए का अवमूल्यन या अधिमूल्यन कैसे होता है कि हाउ डज ए करेंसी डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट। तो दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो निर्यात के उद्देश्य से डेप्रिसिएशन को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस विषय को भी हमने देख के चलना है कि निर्यात के उद्देश्य से डेप्रिसिएशन अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है। अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, पहले हम लोकल बाजार में वस्तुएं क्रय करने के लिए ₹100 दे रहे थे, अब हम उसके लिए ₹120 दे रहे हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण लोकल बाजार में रुपए का अवमूल्यन हो गया। तो ये स्थिति हमें देखने के लिए बनती है कि जिस मुद्रा को हमें अधिक देना पड़े तो उसका क्या होता है, अवमूल्यन होता है। तो ये स्थिति हम देख के चलते हैं, लेकिन ये किसके कारण हो रही है, ये मुद्रास्फीति के कारण हो रही है। लेकिन यही स्थिति अगर विदेशी मुद्रा बाजार में लागू की जाए तो स्थिति क्या होगी। यहाँ रुपए के मूल्य की तुलना में भारतीय वस्तुएं से नय करके अमेरिकन डॉलर से की जा रही है, तो रुपए का अवमूल्यन हो गया। कि यहाँ पे अगर भारतीय जो जो लोकल बाजार है उसमें क्या होता है कि अगर हमें अधिक मुद्रा देनी पड़ेगी तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है। लेकिन अगर हमने विदेशी वस्तुएं उनको हमने परचेज करना है, उसके लिए हमें अधिक मुद्रा का देना पड़े तो उसको हम कहते हैं रुपए का अवमूल्यन हुआ। यहाँ रुपए के अवमूल्यन की तुलना भारतीय वस्तुओं से ना करके हम अमेरिकन डॉलर से करते हैं। तो उस स्थिति में अगर हमें अधिक रुपए देने पड़े तो उसका रुपए का क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। तो डेप्रिसिएशन की कहानी मुद्रास्फीति की दर पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो मुद्रास्फीति का मीनिंग क्या हुआ, इन्फ्लेशन इसको हम कहते हैं। यदि भारत में मुद्रास्फीति की दर 7% है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2%, तो भारत में रुपी अवमूल्यन की संभावना अधिक रहेगी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें स्पेशल ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मुद्रास्फीति पे। दैट वे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के मध्य में अंतर समझना आवश्यक है। तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि डिवैल्यूएशन क्या होती है और डेप्रिसिएशन है वो क्या होती है। तो यहाँ पे इसको हम इसी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि डिवैल्यूएशन में कोई देश अपनी विनिमय दर को एक फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कम करने का कॉन्शियस डिसीजन लेता है। तो ऐसा जो कॉन्शियस डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, ऐसा डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो निर्णय है ये उच्च स्तर पर लिया जाता है, कि ये कॉन्शियस डिसीजन होता है। कि ये किसके द्वारा लिया जाता है, ये सरकार के द्वारा लिया जाता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप के डिसीजन है वो लेता है। तो डिवेल्यूएशन में इस टाइप की स्थिति बनती है। तो भारत में 1993 से पहले इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। तो फिर उसमें हमने चेंजेस भी की थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट वे इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन में क्या स्थिति बनती है कि एक मुद्रा के मूल्य में एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द्वारा गिरावट होती है। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो रेट्स है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो रेट्स है वो क्या है कि वो मार्केट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब वो फिक्स किस सेंस पे नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको फिक्स नहीं करता, बल्कि जो हमारा मार्केट है, बाजार है, तो उसमें उसका डिसीजन होता है। तो जब उसमें चेंजेबिलिटी का एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो भारत में जो स्थिति लागू है तो उसमें जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसको हमें समझ के चलना पड़ेगा। फ्लोटिंग का मीनिंग क्या हुआ कि फ्लेक्सिबल है।
कि इसको मार्केट की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये हम देख ही चुके हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी समय समय पर कुछ हस्तक्षेप करता है ताकि रुपए का एक संतुलित मूल्य बना रहे। तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल है वो खत्म नहीं होता, लेकिन वो इस टाइप का रोल है वो लेते रहते हैं कि उनको ये देखना है कि रुपए का एक संतुलित मूल्य बना रहे, कि ना उसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हो, ना ही उसमें क्या है डेप्रिसिएशन हो। अगर उसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होती है तो हमारे जो निर्यात है उसमें कोई ट्रबल आने की संभावना बनी रहती है। अगर उसमें कोई डेप्रिसिएशन हो जाए तो हमें ये देखना है कि हमारे जो आयात हैं वो बहुत महंगे हो सकते हैं। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू लुक एट द होल सिचुएशन कि डेप्रिसिएशन है ये क्या बन चुका है, ये क्या है कि ये एक हमारे लिए एक रूटीन बन चुका है। लेकिन जो डिवेल्युएशन है वो क्या है कि ये अब इसको इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थ्योरेटिकली है। दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको हमें देख के चलना पड़ेगा कि इन दोनों स्थितियों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन डिवेल्युएशन है उसका प्रभाव क्या रहेगा? सामान्य तौर पर डिवेल्युएशन और डेप्रिसिएशन अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हम देख ही सकते हैं कि डिवेल्युएशन है, डिवेल्युएशन का मीनिंग क्या हुआ? इन केस की आई ट्राई टू आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो डिवेल्युएशन है इस टाइप के जो डिसीजन है दे आर टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो डेप्रिसिएशन है इसको कौन निर्धारित करता है? डेप्रिसिएशन में मूल्य को कौन निर्धारित करता है? तो ये मार्केट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों का एक ही प्रभाव है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट जो आयात को अधिक महंगा बनाती है और निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। तो ये प्रभाव हमें देखना चाहिए कि इसमें हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव बनता है। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट जो होती है वो आयात को अधिक महंगा बनाती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास भी करेंगे कि ये स्थिति किस टाइप से हमें देखनी पड़ेगी। तो दैट वे इट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि हमें इसका जो एग्जाम्पल है वो पता होना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि माना वर्तमान स्थिति में $1 है 80 रुपए का। नई स्थिति में $1 कितने का बनता है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स वी कैन सी टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो $1 है वो कितने रुपए के बराबर होगा? वो 100 रुपए के बराबर होगा। तो इन दोनों स्थितियों के अनुसार हम एक जो वस्तुओं का निर्यात है वो अधिक कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक निर्यातक यूएसए को एक टी शर्ट $5 में निर्यात करता है कि जब उसकी सप्लाई होगी यूएसए की मार्केट में तो उसकी डॉलर उसमें जो टी शर्ट है उसकी कीमत कितनी होगी? $5। उसको पहली स्थिति में 5 इंटू 80 जो कि किसके इक्वल आते हैं? 400 रुपए के इक्वल आते हैं। तो उसको 400 रुपए मिलेंगे। तो दूसरी स्थिति में उसको कितना मिलता है? 5 इंटू 100 जो कि 500 रुपए बनते हैं। तो उसको 500 रुपए मिलते हैं। इसलिए रुपए अवमूल्यन की स्थिति में निर्यातक को अधिक लाभ होता है, इसलिए वे निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में कि उसको सेकंड स्थिति में कितने मिलते हैं? 500 रुपए। पहली स्थिति में कितना मिलता है? उसको 400 रुपए मिलते हैं। तो इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इंडिया में जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट है, तो उसको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। तो दैट वे दिस सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि वो एक टी शर्ट को $4.5 में भी निर्यात करे तो भी उसको 4.5 इंटू 100 कितना मिलता है? 450 रुपए मिलते हैं। अगर वो 450 रुपए में भी बेचे तो उसको लाभ होगा, यानी वस्तु को कम दाम बेचने पर भी उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि अगर कोई श्रीलंकन है या जो हम बांग्लादेश का कोई एग्जांपल ले लें, तो अगर वो इससे अधिक जो मूल्य में वस्तु को बेच रहे हैं तो हम जो भारतीय लोग हैं वो अधिक प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो वी कैन सी इट थ्रू द एग्जांपल आल्सो कि हम अपने सामान को कम कीमत पर भी बेच सकते हैं। लेकिन यदि आपके आयात अधिक हैं तो इसमें हानि की संभावना अधिक रहती है। तो अगर यही स्थिति को हम उल्टा मान के चलें कि हमने कोई डॉलर है उसके कंपैरिजन में कि हम जो पहले जो कोई वस्तु जो आयात कर रहे हैं वो $5 में है तो उसका हमें अधिक मूल्य देना पड़ेगा, तो उस स्थिति में आयात की स्थिति में हमें नुकसान होता है, हमें हानि की संभावना होती है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। उदाहरण के लिए विदेश में तेल का भाव बढ़ने से भारत को हानि होती है। भारत अपनी आवश्यकता का 80 से 85% तेल आयात करता है। चीन के निर्यात में उसके येन के कम मूल्य रखने का भी बहुत काफी कारक रहा है। तो उसके जो
निर्यात है वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी मुद्रा का मूल्य कम रखा हुआ है, तो वो डेप्रिशिएटेड है, तो उससे उनको फायदा मिलता है। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरली हम देखें कि इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द हिस्ट्री, तो डॉलर हैव बीन ए स्ट्रॉन्ग करेंसी फॉर द इंडियन रुपी सो फार। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डॉलर है इसका जो मुकाबला है यूरो भी नहीं कर पाया, और भी काफी करेंसीज हैं जिन्होंने ट्राई की, इवन की इन केस की वी ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द जापानीज येन है, तो वो ट्राई नहीं की एट दैट कॉन्शियस लेवल, लेकिन उसकी अपनी एक लेवल बना हुआ है। तो दैट वे कि जो डॉलर है उसके कंपैरिजन, उसको फाइट देने के लिए जो पाउंड है, जो इवन जो यूरो है, तो वो भी इतना निर्णायक साबित नहीं हो पाए। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अब अगर हम देख के चलें कि रूपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो जो रूपी का डेप्रिसिएशन है वो किस कारण से हुआ, कि ये एक रिसेंट न्यूज है कि रूपी कुड वीकन टू $79 पर 79 रुपी पर डॉलर डिस्पाइट बाउट्स ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशन। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का एग्जांपल देखा है, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जो आरबीआई है तो दे आर गोइंग टू टेक ए कॉन्शियस डिसीजन कि उनको लगता है कि जो रुपी है वो अप्रिशिएट हुआ या रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ, तो दे कैन टेक सम टाइमली डिसीजंस आल्सो। लेकिन उनकी जो इंटरवेंशन है वो इतनी रेगुलर नहीं है, दैट विल टेक प्लेस ओनली एट सर्टेन टाइम्स, जब उनको लगता है कि ऐसी स्थिति है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भयावह हो सकती है, तो वो इस टाइप के डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो बहुत रेगुलर डिसीजन नहीं लेते। तो दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक रेगुलेटर की भूमिका निभाता है। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको अपने ध्यान में रख के चलना है कि जो रुपी है उसमें अप्रिसिएशन कैसे होती है, उसमें जो डेप्रिसिएशन है हाउ डज दैट टेक प्लेस। तो आज के लिए सेशन में हमने डिस्कस किया है, तो इसको अपने स्पेशल ध्यान रखना है। तो यू हैव टू लुक इनटू इट। इसमें हमारी ये कॉमर्स की बुक भी आती है पियर्सन द्वारा जो वो पब्लिश्ड है, तो उसको उसमें ये जो उदाहरण है हमने काफी रूप में दिए हुए हैं, व्यापक रूप में दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए बुक है वो काफी महत्वपूर्ण है। एंड थैंक यू वेरी मच।